हाय एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड फन 9th 10th 11th। मैं हूं दीक्षा कौशल, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर, और हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 1 ऑफ केमिस्ट्री 9th क्लास, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इस चैप्टर का ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। हमने अभी तक लेटेंट हीट तक हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर किया है, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इवेपोरेशन। क्या डिस्कस करेंगे हम? इवेपोरेशन को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ठीक है। इवेप और बहुत सारे हमारे डेली के कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि जब हम नेल पेंट रिमूवर को हाथ में जब हमारे हाथ में गिरता है तो उसके बाद ऐसा क्यों होता है, हमें ठंडक सी कूलिंग सेंसेशन क्यों फील होती है, कि जो मटके का पानी है वो कैसे ठंडा रहता है। ये सारी चीजों को हम डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। क्यों हम कॉटन के कपड़ों को डालते हैं, स्वेटिंग की वजह से क्यों हमें कूलिंग सेंसेशन फील होती है, स्वेटिंग क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको आज मिल जाएगा। ओके, सो बेटा उसके लिए सबसे पहले हमें इवेपोरेशन को पढ़ना पड़ेगा, इवेपोरेशन क्या होता है। लेकिन इवेपोरेशन पढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म एक और है इवेपोरेशन से रिलेटेड ही, दैट इज वेपराइजेशन। क्या है उसका नाम? वेपराइजेशन। तो बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रह जाती है कि इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन दोनों में लिक्विड टू वेपर्स बन रहे हैं, मतलब चीज का स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर इज फ्रॉम लिक्विड टू गैस। ठीक है, एक ही चीज हो रही है, लिक्विड जो है आपका वेपराइज हो रहा है, लिक्विड टू गैस में चेंज ऑफ स्टेट हो रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर लिक्विड टू गैस में चेंज ऑफ स्टेट हो रही है, इसका मतलब कि यहाँ पे वेपराइजेशन है, यहाँ पे इवेपोरेशन है, दोनों में सेम ही चीज हो रही है। तो व्हाट इज द डिफरेंस? क्या डिफरेंस है इन दो फिनोमिनास में? तो डिफरेंस देखते हैं क्या है। अगर हम वेपराइजेशन की बात करते हैं, यहाँ पे भी लिक्विड टू गैस ही बदल रहा है, हम पानी को उबालते हैं, लेकिन वो फिनोमेना कब होता है? जब वो चीज अपने बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाती है, ठीक है, जब टेम्परेचर इज मोर देन बॉइलिंग पॉइंट, कि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक आ चुकी है, अभी वो चीज बॉयल होनी शुरू हो जाएगी, तब वो चीज लिक्विड टू वेपर्स में बदलेगी। जैसे आपने पानी को गैस के ऊपर रखा तो एकदम से पानी वेपराइज नहीं होना शुरू हो जाएगा, पहले अपनी बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा। जो दूध है वो पहले अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा, तब वो चीज वेपराइज होनी शुरू होगी। कोई भी लिक्विड की बात कर लो, वो जब अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जाके उसके बाद वेपर्स में बदलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। ठीक है, सो दैट मीन्स द टेम्परेचर प्रोवाइडेड इज मोर देन बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है, तब वेपराइजेशन होती है। लेकिन इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन इज जब आपने कपड़ों को सुखाना डाल दिया, ठीक है, कपड़े ड्राई होने के लिए आपने सनलाइट पे रख दिए, अभी कपड़े क्या उबलने शुरू हो जाते हैं? क्या वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाता है? कपड़ों पे कौन सी चीज ड्राई होती है? वाटर ड्राई होता है। तो क्या वाटर उबलना शुरू हो जाता है उन कपड़ों पे? क्या वो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है? अगर ऐसा होता तो आप तो उसको हाथ भी ना लगा पाते, ठीक है। आप ऐसा तो कुछ नहीं होता, कपड़ा तो जलता नहीं है। तो क्या हो रहा है वहां पे? वहां पे भी लिक्विड टू गैस में ही बदल रहा है, लेकिन वहां पे हमारे पास इवेपोरेशन हो रही है। इवेपोरेशन का क्या मतलब है? जब वो चीज बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंची है, लेकिन स्टिल वो चीज लिक्विड टू गैस में बदल रही है, ठीक है। सो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच के लिक्विड टू गैस में बदलती है। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने की कोई जरूरत नहीं होती। सनलाइट की प्रेजेंस में कपड़े जैसे एज इट इज सूख जाते हैं, उसको हीट की जरूरत होती है, तो वो लिक्विड से वेपराइज हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपराइजेशन एंड इवेपोरेशन। इसमें एक और बहुत बढ़िया चीज है, दैट इज ये रही आपकी वेपराइजेशन, ये रही हमारी इवेपोरेशन, ठीक है। नाउ इफ आई आस्क यू कि इन दोनों में से सरफेस फिनोमेना क्या है? क्या चीज है? द वर्ड इज सरफेस फिनोमेना। सरफेस फिनोमेना। सरफेस फिनोमेना का क्या मतलब है कि अगर यहाँ तक, यहाँ जैसे कोई भी चीज सरफेस तक हो, ठीक है, वो सिर्फ सरफेस तक एक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, ये रहा हमारे पास वेपराइजेशन, ठीक है, ये रहा हमारे पास इवेपोरेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहे हैं? मॉलिक्यूल्स हर जगह पे पड़े हैं, ठीक है, हर जगह पे पड़े हैं, और यहाँ पे सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सेम अप्लाइज टू दिस, ठीक है, यहाँ पे भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पे
जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं अगेन उनको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगी, ग्रीन से रिप्रेजेंट करूंगी। तो मैंने वही चीज रिप्रेजेंट कर दी, इसको ग्रीन से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि जो वेपराइजेशन है, वेपराइजेशन में यहाँ पे जब मैं हीट दे रही हूँ इसको, ठीक है, ये अपने बॉइलिंग पॉइंट तक रीच हो रहा है, तो इसमें सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो सरफेस वाले हो चाहे वो इंटरनल मॉलिक्यूल्स हो, सभी के सभी मॉलिक्यूल्स में इक्वल इंक्रीज इन टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है, इक्वल इंक्रीज इन टेम्परेचर हो रहा है, इक्वली काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है, और धीरे धीरे अगर आप बहुत देर तक उसको बॉईल करने के लिए रखोगे तो आपके सारे के सारे ये चीज जो है वो वेपराइज हो जाएगी। इसका मतलब कि ये सरफेस फिनोमेना नहीं है, ये सभी के सभी मॉलिक्यूल्स पे एक्ट करता है। लेकिन जो इवेपोरेशन है, अगर यहाँ पे सन है ये, ठीक है, तो ये कहाँ पे एक्ट करेगा, सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल्स को पहले उड़ाएगा, ठीक है, पहले ये फर्स्ट लेयर को उड़ा देगा, इसको बिल्कुल भी कोई इसको ध्यान नहीं होगा, इंटरनली किसी भी चीज का कोई ध्यान नहीं होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल पे ध्यान देगा, क्योंकि उसने सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करके उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं करी है। यहाँ पे क्यों हुआ ये वेपराइज, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज हो गई थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, सरफेस मॉलिक्यूल पे एक्ट किया, उसको हीट प्रोवाइड करी और वो वेपराइज हो गए, ठीक है, इवेपोरेशन हो गई यहाँ पे। उसके बाद ये वाले मॉलिक्यूल्स तो चले गए, ठीक है, ये वाले मॉलिक्यूल्स तो चले गए, नाउ बचे पीछे ये वाले मॉलिक्यूल्स। अभी इसके लिए ये वाले मॉलिक्यूल सरफेस मॉलिक्यूल हो जाएंगे, तो इस पे एक्ट करेगा और ये सारे इवेपोरेट हो जाएंगे, फिर ये वाले इवेपोरेट हो जाएंगे, फिर ये वाले इवेपोरेट हो जाएंगे। So this is how evaporation works. This is a surface phenomena and this is not a surface phenomena. ये equally सभी की kinetic energy increase करके उनको boil करके, ठीक है, आप देखते हो जब दूध उबलता है तो कितनी ज्यादा आपको वहां पे हाथ भी नहीं लगा सकते हो, ठीक है, वो उबलते हुए एक्शंस आपको उसके नजर आते हैं, राइट। उस तरीके से हमें दिखता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा ऐसे हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा इनकी इंक्रीज हो रही है, इधर से उधर भाग रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। वो चीज आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, जब पानी उबलता है या दूध उबलता है वो आपको विजिबल होती है वो चीज। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि इवेपोरेशन क्या है, वेपराइजेशन क्या है, और इन दोनों को सेम नहीं बोलना, ठीक है, दीज आर नॉट सेम टर्म्स, सेम चीज हो रही है इसमें लेकिन सेम टर्म्स नहीं है। ओके, तो नाउ नेक्स्ट बेटा देखते हैं इवेपोरेशन, इसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो ये चीज है, ठीक है, दीज आर द टू पिक्चर्स दैट यू कैन सी। ये नदी है, इस नदी में आप यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको वेपर्स नजर आ रहे हैं, ये आपको वेपर्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपको वेपर्स नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नदी के बीच में हमने हीट तो प्रोवाइड नहीं करी हुई, तो ये कैसे लिक्विड टू गैस में बदल रहा है, बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड से चीज गैस में बदल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से सारी की सारी नदी सूख जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर सन बहुत ज्यादा तेज है तो जो इवेपोरेशन है उसका रेट फास्ट होगा, वो जल्दी से होगी, बट ऐसा नहीं है कि सारी की सारी एकदम से नदी को आप हाथ लगाओगे यहाँ पे और आपको उबलता हुआ पानी नजर आएगा, ऐसा नहीं है। आप उस नदी के पानी को, अगर बहुत ज्यादा हीट भी है फिर भी आप उसको हाथ लगा सकते हो। रीजन क्या है, क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट पे जाके इवेपोरेट नहीं होता। नाउ सेम केस विद दिस, बेटा ये बहुत ही बढ़िया सी चीज है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज रॉक सॉल्ट। नमक खाते हैं ना हम, देश का नमक, तो ये रॉक सॉल्ट। तो ये जो रॉक सॉल्ट है ना, ये बनता कैसे है, जो नमक है वो बनता कैसे है, वो नदी से आता है, ठीक है, नदी से रिफाइन होके हमें सॉल्ट मिलता है। तो नदी से इवेपोरेशन के थ्रू क्या होता है, ये तो हमने सिंपल इवेपोरेशन दिखा रहे हैं, बट एक्चुअल में छोटे छोटे टैंक्स बनाए जाते हैं जहाँ पे इवेपोरेशन का प्रोसेस प्रॉपरली हो सके, ताकि हमें सॉल्ट ज्यादा अमाउंट में मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इवेपोरेशन होने के बाद जो नमक बचता है ना, जैसे पानी है वो तो चला गया, पानी तो गायब हो गया वेपराइज होके, पीछे क्या रह जाता है, सॉल्ट रह जाता है विद अ लॉट ऑफ मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स के साथ सॉल्ट रह जाता है, जो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ये रॉक सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट है। ये फर्दर फैक्ट्रीज में भेजा जाता है, इसे रिफाइन किया जाता है ताकि हम उसे खा सके, राइट। सो ये भी क्या है, यहाँ पे इवेपोरेशन की वजह से हम इसको रॉक सॉल्ट को निकाल पा रहे हैं, किसमें, नदी में से, राइट। सो नेक्स्ट आता है बेटा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, अभी क्वेश्चन ना इसमें से पूछा जाता है कि व्हाट आर दी फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन, कि इवेपोरेशन हो तो रही है
लेकिन अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज कर दूं तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर दूं क्या होगा, विंड स्पीड इंक्रीज कर दूं क्या होगा। इन चारों फैक्टर्स का इवेपोरेशन पे क्या फर्क पड़ता है ये हम अभी समझते हैं, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट फैक्टर इज इवेपोरेशन। सबसे पहला फैक्टर आता है इवेपोरेशन। सॉरी, सबसे पहला फैक्टर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होने से आपने दिमाग में कोई क्रैमिंग कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने एक एग्जांपल लेके चलनी है कि कपड़े आपने धोए और कपड़े हैं गीले, अभी उनको सुखाना है, अभी क्या करें, ठीक है। तो हमने इवेपोरेशन करनी है, ठीक है, सन में उसको डाल देना है और वहां पे क्या होगी, इवेपोरेशन हो जाएगी। नाउ अभी आपको बताना है कि अगर हमारे पास 2 डे हैं, डे 1 डे 2, 2 डेज हैं, एक दिन पे टेम्परेचर है अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस, दूसरे टाइम पे टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस। आजकल कितनी ज्यादा गर्मी है, तो आजकल इतनी ज्यादा गर्मी है ना कि अगर आप बहुत ही ज्यादा भारी ब्लैंकेट भी धो के वहां पे डाल दोगे अपने सन के छत्र छाया में डाल दोगे, तो वहां पे क्या होगा, 45 डिग्रीज, यहाँ पे 1-2 घंटे में वो एकदम से ड्राई अप हो जाएगी। रीजन क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो जब सर्दियां होती हैं उस टाइम पे हम सोचते हैं कि अरे यार, अगर मैंने सपोज कर लो आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म है और आपको अभी सोचना है कि इसको मैं धोऊं या ना धोऊं, तब सोचोगे, आपको पता है कि पूरे रात भर में एकदम से आपकी यूनिफॉर्म ड्राई अप नहीं हो जाएगी, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सर्दियां बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है। तो आपके घर वाले क्या करते हैं, उसको ऐसे करते हैं कि चलो ठीक है, दूसरी यूनिफॉर्म ले लो, अभी इसको डाल दो, ये यूनिफॉर्म आपकी जरूरत में तो नहीं है, आपको नीड तो नहीं है इस यूनिफॉर्म की 1-2 दिन तक, तो आप उसको उसको धोने डाल देते हो और उसको सुखाने डाल देते हो, और एक दिन तो पूरा का पूरा जाता ही है। अगर धूप अच्छी खासी निकली हो तो हो सकता है आधे दिन में हो जाए, अदरवाइज आपको आराम से एक दिन लगता है क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। लेकिन इतनी गर्मी में, जितनी गर्मी इस टाइम है, उसमें तो 1-2 घंटे में कपड़े आराम से सूख जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे इवेपोरेशन रेट भी इंक्रीज होता है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगी, राइट। ये हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। सेकेंड केस आता है बेटा सरफेस एरिया। नाउ मैंने आपको बताया इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना है। सबसे तो पहले यही बात आपको पता होगी तो आप इसका आंसर बता ही दोगे, लेकिन हम एक एग्जांपल से भी समझते हैं। सपोज करो आपके पास एक ग्लास है, आपने उसमें पानी भर के उसको धूप में रख दिया, ठीक है, और आपने दूसरे टाइम पे क्या किया, आपने साइड पे उतना ही पानी फेंक के, ठीक है, फेंक के यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ वाटर रख दिया। अब मुझे बताओ फर्स्ट केस एंड सेकंड केस कहाँ पे आपको लगता है पानी एकदम से गायब ही हो जाएगा? इस केस में, सेकंड केस में ऐसा होगा, पानी एकदम से गायब हो जाएगा। रीजन क्या है पानी एकदम से ही गायब हो जाएगा? रीजन इसके पीछे ये है क्योंकि इसमें सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है, यहाँ पे सरफेस एरिया कम है। यहाँ पे सिर्फ ये सरफेस एरिया, सरफेस मॉलिक्यूल जो है इतने से है, यहाँ पे ये सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस पे है, क्योंकि इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना है। वो पहले सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे अटैक करती है, उसको लिक्विड से वेपराइज करती है, तो इसी वजह से इसकी इवेपोरेशन रेट ज्यादा होता है, जो आप अपनी डेली लाइफ में भी देखते हो। अगर आपने किसी बकेट में पानी डाल के उसे एज इट इज धूप में रखा हुआ है और साइड पे उसी बकेट को आप एकदम से गिरा दो, तो चीज जो है 1-2 घंटे में पानी ड्राई अप हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन उस बकेट का पानी शायद कम हो जाए, ठीक है, हो सकता है इतना पानी है वो इतना रह जाए, थोड़ा सा इवेपोरेट हो, लेकिन पूरा का पूरा पानी गायब नहीं होगा उस 1-2 घंटे में, ठीक है। ओके, राइट। सो नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्या है, ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है, हम ये बोलते हैं कि बहुत ज्यादा मॉइस्चर हो गया है, ठीक है, एनवायरमेंट में, ह्यूमिड सा क्लाइमेट हो गया है। इसका क्या मतलब है कि बहुत चिपचिप वाला मौसम नहीं हो जाता, जैसे मॉनसून आती है, ठीक है, जो रेनी सीजन होता है, उसमें क्या होता है कि आपके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, तो आपको उस मौसम में, वैसे जब रेन आती है उस टाइम पे तो बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन उसके एक दिन बाद हमें ऐसा सा ह्यूमिड सा क्लाइमेट नजर आता है कि बहुत ही ज्यादा चिपचिप टाइप वाला मौसम है, बहुत ही इरिटेटिंग सा मौसम है। क्यों? क्योंकि वहां पे वाटर वेपर्स जो है हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाते हैं, वाटर वेपर्स इंक्रीज हो जाते हैं,
एक मिनट, यहाँ पे भी सरफेस एरिया इंक्रीज, इवेपोरेशन इंक्रीज। ओके, सो वाटर वेपर्स इंक्रीज होने का क्या मतलब है, ह्यूमिडिटी हो चुकी है, ठीक है। या हम इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है कि वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो चुके हैं, राइट। तो ह्यूमिडिटी मींस वाटर वेपर्स ज्यादा हो गए ना। वाटर वेपर्स ज्यादा होने का क्या मतलब है, देखो, इवेपोरेशन एंड वाटर वेपर्स में क्या लिंक है, पहले तो हम उस चीज को समझते हैं। तो इवेपोरेशन क्या करती है, ये वाटर वेपर्स बनाती है, ठीक है। वो इवेपोरेशन क्या करेगी, वाटर वेपर्स इस एटमॉस्फेयर में लेके आएगी, ठीक है। पानी ही लिक्विड से गैस में बदल रहा है, वेपर्स में बदल रहा है, उसे हम वाटर वेपर्स बोलते हैं। तो जितनी ज्यादा इवेपोरेशन होगी उतने ज्यादा वाटर वेपर्स आएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है, उसमें ऑलरेडी 50 स्टूडेंट्स हैं, ऑलरेडी 50 स्टूडेंट्स है, उसको नहीं जरूरत है और ज्यादा बच्चों की, ठीक है। उसमें उतनी ही स्पेस है, 50 स्टूडेंट्स की ही स्पेस है, तो वो नहीं चाहेंगे, वो ट्यूशन वाले या वो स्कूल वाले, वो नहीं चाहेंगे, उनको जितने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए थे उतने उनके पास हैं, राइट। वो ऑलरेडी हाउसफुल हो चुका है। या आप कहीं पे मूवी देखने जाते हो तो वहां पे ऐसा तो नहीं है कि वहां पे अगर 120 सीट्स हैं तो अगर 10 बंदे और आ जाएंगे, बोलेंगे कोई बात नहीं चेयर लगा के बैठ जाओ, ऐसा तो नहीं होगा। अभी जितनी सीट्स है उतने ही लोग आके बैठेंगे। तो सेम अप्लाइज टू दिस कि इवेपोरेशन वाटर वेपर ऑलरेडी बनाती है, ठीक है, बट इसके पास ऑलरेडी वाटर वेपर्स पड़े हैं। इट्स लाइक कि आपके पास ऑलरेडी क्या है, एक बहुत ही धमाकेदार मूवी आई है और उसकी ऑलरेडी सीट्स जो हैं वो फुल हो चुकी हैं, ऑलरेडी वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा पड़े हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा, वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, तो उसे नहीं जरूरत है प्रमोट करके और ज्यादा वाटर वेपर्स को लेके आने की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, और ज्यादा वाटर वेपर्स लेके आने की जरूरत ही नहीं होगी, इस वजह से इवेपोरेशन कम हो जाएगी। तो कहने का क्या मतलब है, अगर कोई चीज ऑलरेडी है आपके पास तो आपको वो चीज एक्स्ट्रा अमाउंट में लेके आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारे पास वाटर वेपर्स ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वाटर वेपर्स और एक्स्ट्रा लेके आने की जगह ही नहीं है एटमॉस्फेयर में, इस वजह से इवेपोरेशन का रेट कम हो जाता है। दैट इज द रीजन रेनी सीजन में जब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है उस टाइम पे इवेपोरेशन नहीं होती, कपड़े जल्दी ड्राई अप नहीं होते, कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। रीजन क्या है, इवेपोरेशन रेट कम हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन दी एटमॉस्फेयर। ओके, सो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे कि जैसे जैसे ह्यूमिडिटी क्या होती है, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है इवेपोरेशन डिक्रीज होती है। जैसे वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा आ गए एटमॉस्फेयर में तो इवेपोरेशन का रेट कम हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज विंड स्पीड। नेक्स्ट क्या आता है बेटा हमारे पास, नेक्स्ट आता है विंड स्पीड। हवा तेज चल रही है तो मुझे बताओ कपड़े जल्दी सूखेंगे ना, हवा तेज चल रही है, अरे बहुत अच्छा मौसम है, हवा चल रही है, जल्दी से कपड़े डाल दो, सूख जाएंगे जल्दी, ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा तेज हवा चलेगी उतने ज्यादा इवेपोरेशन रेट बढ़ता जाएगा। सो वेरी सिंपल, जैसे जैसे विंड स्पीड बढ़ती जाएगी इवेपोरेशन भी क्या है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, सिर्फ ह्यूमिडिटी वाला एक ऐसा था जो बच्चों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बाकी तो वेरी वेरी इजी कि टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड, इन सभी के साथ हमारी इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज होता है अगर ये इंक्रीज हो जाए। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है तो इवेपोरेशन रेट डिक्रीज हो जाए। ओके, तो नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। ये अभी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, रीजनिंग क्वेश्चंस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फॉर एग्जाम्पल यू आर आस्क्ड कि व्हाई स्पिरिट ऑन आवर हैंड कॉजेस कूलिंग। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर एक ही है, सभी क्वेश्चन का एक ही आंसर है, तो उन सभी क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला बेटा आपके पास आता है कि वाई स्पिरिट ऑन आवर हैंड। मैंने आपको बोला था चाहे आप नेल पेंट रिमूवर की बात कर लो, स्पिरिट की बात कर लो, आप उसको अपने हाथ में फेंकोगे तो आपको क्या कूलिंग सेंसेशन फील होगी। व्हाट इज दैट कि हमारे हाथों पे कूलिंग सेंसेशन फील होती है। तो यहाँ पे आपका कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, लेटेंट हीट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, लेटेंट हीट वाला। तो जिन बच्चों ने लेटेंट हीट नहीं पढ़ा मैं उन्हें एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। तो बेटा लेटेंट हीट क्या होती है, हिडन हीट, ठीक है, जो हीट छुप जाती है। तो जब भी कोई स्टेट चेंज होती है,
ठीक है, जब भी यहाँ पे स्टेट ऑफ चेंज, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम सॉलिड टू लिक्विड में चेंज होता है या लिक्विड टू गैस में चेंज होता है, जब चीज सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती है तो जो हीट हम उसको नीचे से प्रोवाइड करते हैं या जो भी हीट उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो वाली हीट हाइड हो जाती है, खुद को कहीं पे छिपा लेती है। कहाँ पे छिपा लेती है? स्टेट को चेंज करने में। जैसे उसने सॉलिड टू लिक्विड में जाना है, मतलब उसको अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा, तो वो वाली एनर्जी जो हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं वो एनर्जी किस में कंज्यूम हो जाएगी? इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में। वो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगी बल्कि उसकी स्टेट को बदल देगी। उसे हम लेटेंट हीट बोलते हैं, छिपी हुई हीट बोलते हैं, राइट? ओके, तो यहाँ पे जब सॉलिड टू लिक्विड बात करते हैं तो हम फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करते हैं, और जब होता है लिक्विड टू गैस में कोई चीज बदलती है, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसे हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो दो तरह की लेटेंट हीट है। अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है तो मैंने ये टॉपिक अच्छे से समझा रखा है, बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप एक बारी प्लीज जाके वो वीडियो को भी देख लेना ताकि आपको ये वाले आगे वाले क्वेश्चंस इजीली समझ आ जाए। ओके, सो नाउ बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने नील पेंट रिमूवर को अपने हाथ में गिराया और आपने क्या देखा कि एकदम से कूलिंग सेंसेशन हो रही है। हुआ क्या यहाँ पे लिक्विड जो है, दैट नील पेंट रिमूवर विल गेट कन्वर्टेड टू गैस। ठीक है, वो लिक्विड से गैस में बदलेगा, मतलब वो यहाँ पे वेपराइज होगा, राइट? लिक्विड टू गैस में बदलना मतलब वो चीज वेपराइज होगी। ओके, तो नाउ जब चीज लिक्विड टू गैस में बदल रही है, तो उससे क्या चाहिए? जब स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर करना है, मतलब हमने एक चीज को लिक्विड टू गैस या सॉलिड टू लिक्विड में बदलना है, हमें पता उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए होगी, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड टू गैस में बदल रहा है तो यहाँ पे इसे चाहिए होगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, राइट? तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहाँ से आएगी? हम तो यहाँ पे कोई आग नहीं लगा रहे, यहाँ पे तो हमें हीट कहाँ से मिलेगी? तो वो हीट कहाँ से ले लेता है? उसने हीट चेंज तो करना है स्टेट को। आपने उस नेल पेंट रिमूवर को अपने हाथ में डाला तो यहाँ पे क्या होगा, इस एरिया पे क्या होगा, वो इस एरिया से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को छीन लेगा ताकि वो एसीटोन को या नेल पेंट रिमूवर को किसमें बदल सके? वेपर्स में कन्वर्ट कर सके। वो अपनी लिक्विड को, जो भी लिक्विड है आपके पास, वो गैस में बदल सके। उसके लिए उसे चाहिए होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो आपके स्किन से एब्जॉर्ब करेगा। इस वजह से आपको उस पर्टिकुलर एरिया पे कूलिंग सेंसेशन फील होगी, क्योंकि वहां से हीट निकाल ली जाएगी। ठीक है, ओके, सो दैट इज द रीजन कि हमें कूलिंग सेंसेशन फील होती है, बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय दैट लिक्विड सो दैट इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू गैस, या इट कैन वेपराइज इटसेल्फ, या इट कैन इवेपोरेट इटसेल्फ। ओके, तो यहाँ पे इवेपोरेशन हो रही है। इवेपोरेशन में क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि वो जो हीट है वो बॉइलिंग पॉइंट पे तक नहीं पहुंची है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच के उसने उस लिक्विड को वेपर्स में नहीं बदला है। ठीक है, तो इसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे फिनोमिना इवेपोरेशन हो रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है, जो अर्दन पॉट कीप द वाटर कूल। तो हमारे पुराने ज़माने से ये चला आ रहा है कि मटकों में पानी रखा जाता था। जब फ्रिज वगैरह नहीं थे उस टाइम पे मटकों में पानी रखा जाता था ताकि वो ठंडे रहें। ठीक है, पानी ठंडा रहे। तो पानी, वो जो पॉट है, वो जो मटका है, वो जितनी भी मर्जी गर्मी में हो, वो पानी जरूर अंदर का ठंडा रहता है। ऐसा क्या फिनोमेना हो रहा है, ऐसा क्या वहां पे मैजिक हो रहा है कि वो पानी ठंडा रह रहा है? ठीक है, हमारे फ्रीजर में तो चलो बहुत सारे हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज किया हुआ है, इस वजह से पानी ठंडा रहता है। हाँ, फ्रीजर जितना पानी ठंडा नहीं होता, लेकिन इतना ठंडा होता है कि आपको ऐसा ना हो कि आप बहुत गर्म गर्म सा पानी पी रहे हो, ऐसा नहीं होगा। अदरवाइज आप एक ग्लास को एज इट इज बाहर धूप में रख दो तो बहुत ही गर्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको मटके में डाल के रखोगे तो फिर भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ठंडक रहेगी। दैट इज एक्चुअली गुड फॉर योर बॉडी। और इसी बात पे मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कि अगर आप आयुर्वेदा, योगा की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे ऐसा बोला जाता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, कि आपके बॉडी टेम्परेचर से ना
कुछ अमाउंट आपकी बॉडी टेम्परेचर कुछ एक नॉर्मल रेंज ऑफ वाटर ही चाहती है। वो नहीं चाहती कि आप बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पियो। चाहे कितनी भी गर्मी हो, आपको बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। चाहे कितनी भी ज़्यादा सर्दी क्यों ना हो, आपको बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं पीना चाहिए। आपको नॉर्मल वाटर पीना चाहिए ताकि आपकी बॉडी अच्छे तरीके से काम कर सके। तो चाहे बहुत ज़्यादा ठंडी हो, आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी पी लेते हो, ठीक है, तो वो भी गलत हो जाता है आपके लिए। अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी लोगे, वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक नॉर्मल सा पानी पीते हैं। तो इसी पुराने ज़माने में जो मटके का पानी होता था वो बहुत बेस्ट होता था, क्योंकि वहाँ पे जो हमारी बॉडी को जितना ठंडा पानी चाहिए वो उतना ही ठंडा पानी देता है। तो आज भी अपने घरों में अगर कर सकते हो तो मटके का यूज़ करना चाहिए। फ्रीजर हो वेल एंड गुड, वो तो होना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन साइड पे एक छोटा सा मटका लेके रख लो, ताकि आप पानी उसमें डालो और देखो कि उसमें जो फ्लेवर होता है ना मिट्टी का, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है और मज़ा आता है वो पानी पीने में, राइट। सो कुछ चीज़ें थी जो हमारे पुराने लोग बोलते थे और उसके पीछे क्या रीज़न है वो हमें आज पता लगता है, राइट। सो यहाँ पे क्या है, इसका फ़ायदा क्या है और इसके पीछे क्या फिनोमिना यूज़ हो रहा है। तो इसके पीछे बेटा क्या फिनोमिना है, ये जो मटका है ना, जैसे यहाँ पे सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट है, और जो मटका है यहाँ पे आपको भी पता है यहाँ पे क्या होते हैं, ओपन पोर्स। मिट्टी है, ये कोई स्टील तो नहीं है जिसके ओपन पोर्स है, पानी बाहर नहीं आएगा। मिट्टी है, ये पानी को एब्जॉर्ब करती है, तो पानी बाहर तक तो आ ही जाएगा। तो पानी क्या होता है, मटके का ये बाहर तक आ जाता है। तो पानी ओपन पोर्स की वजह से मटके से बाहर आ गया। अभी यहाँ पे क्या होगा, सन जो है इस पानी पे एक्ट करेगा, क्योंकि इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, ठीक है। तो ये सरफेस के जो पानी है उस पे एक्ट करेगा और यहाँ पे इवेपोरेशन होगी। यहाँ पे लिक्विड टू गैस में चीज बदलेगी, राइट, लिक्विड टू गैस में चीज बदलेगी। और जब लिक्विड टू गैस में कोई भी चीज बदल रही है उसे चाहिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो कहाँ से लेगा, इस मटके से लेगा। तो ये मटका जो कि सन की वजह से गर्म होना चाहता था, उसको हमने क्या किया, जब यहाँ पे ओपन पोर से पानी, अगर कोई खाली मटका है ना वो गर्म ही होगा, वो बहुत गर्म होगा, क्योंकि वहां पे कोई भी इवेपोरेशन नहीं हुई। तो मटका एक्चुअल में, मटका इस चीज को ठंडा नहीं रख रहा। द रीजन इज वाटर इटसेल्फ, उस पानी की वजह से ही वो पानी ठंडा रह पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब पानी ओपन पोर्स की वजह से बाहर आया, तो ये मटका जो है इसने क्या किया, इसकी सरफेस पे जितने भी ज्यादा वाटर था वो सभी को वेपर्स में बदलना शुरू कर दिया। इसकी वजह से इसे चाहिए था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ताकि ये चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर हो सके। और वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इसे कहाँ से मिली, इस मटके से मिली। तो इस मटके से, जैसे हमारे हाथ में से उसने छीनी थी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसने इस मटके से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन छीन ली और बाहर जो सरफेस का जो पानी था उसे लिक्विड से गैस में बदल दिया, और अंदर का जो पानी है वो ठंडा रहा। एंड दैट इज द रीजन, ऐसा नहीं है कि आप उस मटके को उसमें इतना ज्यादा पानी भर के रखोगे तो इतना ही रहेगा। पानी कम होता जाएगा जितना ज्यादा आप उसको धूप में रखोगे। रीजन क्या है, ये एक चीज होगी। फिर से वो ऐसा तो नहीं है कि एक बार ही पानी पोर्स से निकल के बाहर आएगा, पानी तो बाहर आता ही रहेगा। जैसे जैसे यहाँ से इवेपोरेट होता रहेगा, अंदर वाला पानी बाहर आता रहेगा, और वो फिर से इवेपोरेट होता रहेगा, और पानी बाहर आता रहेगा, फिर से इवेपोरेट होता रहेगा। और मटका कॉन्स्टेंटली ठंडा रहेगा जब तक उसमें पानी है, बट पानी का लेवल जो है, वॉल्यूम, वो डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है। ये नुकसान है, बट आप पानी अच्छे से भर के रखो और उसी टाइम पे उसको पी लो थोड़े टाइम के बाद, राइट। सो ये क्या है इसमें, दिस इज द फिनोमिना जहां पे वाई दिस अर्दन पॉट कीप्स द वाटर कूल। रीजन क्या है इसके पीछे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द रीजन। और वो पानी कहाँ से आता है, ओपन पोर से बाहर निकलता है, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आता है, वाई वी स्प्रिंकल वाटर ऑन ग्राउंड इन हॉट समर डेज। हॉट समर डेज में हम पानी को ग्राउंड में क्यों स्प्रिंकल करते हैं। देखो, जो बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है ना, तो आपने देखा होगा, हम तो करते थे बचपन में, तो हम क्या करते थे, पानी थोड़ा सा छिड़क देते थे अपने घर के बाहर। व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है उसके पीछे, ताकि हमारी वो वाली सरफेस ठंडी रहे। अभी पानी छिड़क के कैसे वो सरफेस ठंडी रहती है, क्यों हमने उसको वाटर को स्प्रिंकल किया, व्हाट इज द रीजन। अभी तक आपको वो रीजन खुद से समझ में आ गया होगा।
ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होगा, हमने पानी, ये तो बारिश का पानी है, तो ये वाली फोटो तो नहीं लगानी चाहिए थी हमें, है ना। तो वहां पे जैसे आपके पास जो आपके घर के बाहर वाली जो सरफेस होती है ना, वहां पे जहाँ पे गुड एब्जॉर्बिंग पावर होती है, वहां पे हम क्या करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं वाटर को। तो उसके पीछे बेटा रीजन क्या है, हमें पता है जैसे हम पानी को स्प्रिंकल करेंगे वो वाटर लिक्विड से गैस में बदलेगा बिकॉज ऑफ हीट। ठीक है, सनलाइट की वजह से वो इवेपोरेट होगा पानी। अब जब वो पानी इवेपोरेट होगा, उसे चाहिए होगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए होगी जब भी वो लिक्विड से गैस में बदलेगा। और ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहाँ से आएगी, वो उसी सरफेस से जहां पे ये पानी हमने स्प्रिंकल किया है, उसी सरफेस से वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेगा और उसको कूल कर देगा, क्योंकि उसने हीट वहां से निकाल ली और पीछे वो चीज क्या रह गई, कूल रह गई फॉर सम टाइम। ठीक है, कुछ टाइम के लिए वो कूल हो गई। ठीक है, तो क्या होता है ना, ये इनफैक्ट मैंने 1-2 दिन पहले ही ये किया था। तो हम किसी ऐसी जगह पे गए जहाँ पे एसी नहीं था और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी, और एसी टोटली ख़राब हो चुका था, इनफैक्ट फैन भी काम नहीं कर रहा था। तो हमने क्या किया, मैं क्या करती हूँ, मैंने पूरे के पूरी जो ब्लैंकेट है जो हम ऊपर लेते हैं, मैंने उसको पानी में डिप किया और उसको ओढ़ लिया। नाउ क्या हुआ, इसमें भी सेम ही चीज़ हो रही है। अगर उसको लॉजिक लगाए तो हम ये चीज़ कर लेते हैं, लेकिन हम क्या कर क्या रहे हैं, सेम चीज़ कर रहे हैं। वहां पे जो ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट ने क्या किया, पानी एब्जॉर्ब किया। अभी गर्मी की वजह से जो लिक्विड है उस पानी का, जो लिक्विड है उस ब्लैंकेट पे, वो सारा का सारा वेपर्स में बदलेगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, इवेपोरेशन होगी। ठीक है, तो लिक्विड जो है वो गैस में बदलेगा, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी वो छोड़ देगा। तो इस वजह से वो, सॉरी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी वो लेके जाएगा। तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहाँ से लेके जाएगा, उस ब्लैंकेट से लेके जाएगा। अगर वो ब्लैंकेट मैंने ओढ़ी हुई है तो मेरी स्किन से भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर जो कपड़े मैंने डाले हुए हैं मैं उन्हीं को डिप करके पहन लूं, तो अब क्या होगा, अभी इतनी ज्यादा गर्मी है, इतनी ज्यादा गर्मी में क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि जितना भी वो कपड़े के ऊपर पानी है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, लिक्विड गैस में बदलने की कोशिश करेगा। नाउ लिक्विड गैस में बदल रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एब्जॉर्ब हो रही है, और वो एब्जॉर्ब कहाँ से करेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो लेके जाएगा मेरी ही बॉडी से। इस वजह से मुझे फॉर सम टाइम मुझे थोड़ी सी कूलिंग सेंसेशन फील होगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट को हमने वहां पे लगा दिया था, राइट। सो हो क्या रहा है इन सभी चीजों में, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि इवेपोरेशन हुई, लिक्विड गैस में बदला, उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए थी, वो उसको जो भी सरफेस मिलेगी वहां से वो छीन लेगा, राइट। ओके, सो यहाँ पे भी सेम ही चीज हो रही है। नाउ नेक्स्ट इज स्वेटिंग कीप्स आवर बॉडी कूल। जो मैंने अभी चीज बताई सेम वही चीज है। ठीक है, अभी स्वेटिंग होना क्यों जरूरी है, स्वेटिंग होना इसीलिए जरूरी है ताकि हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर मेंटेन रहे। अगर हमारी बॉडी उस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर झेल रही है ना, तो हमारी बॉडी क्या है, स्वेट को शेड करना शुरू कर देती है। व्हाट इज द रीजन, ताकि वहां पे अगर स्वेट नहीं आएगा तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता रहेगा, हमें बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो स्वेटिंग तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये आपकी बॉडी का बहुत नेचुरल सा फिनोमिना है जो होना भी चाहिए। ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा गर्मी में हो, धूप में खड़े हो, आपको स्वेटिंग होनी शुरू हो गई, ये क्या है, आपकी बॉडी आपको इंडिकेशन दे रही है कि तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, तुम्हारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना आए, इस वजह से मैं स्वेटिंग कर रहा हूँ, ताकि तुम्हारी बॉडी को थोड़ी सी कूलनेस फील हो। अभी स्वेटिंग से क्या होता है, आप धूप में खड़े हो, तो ये जो स्वेटिंग हुई है ये लिक्विड है, और ये जो लिक्विड है ये गैस में कन्वर्ट होगा, ये वेपराइज होगा, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो ये लिक्विड जो वाटर है ये वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा सन की वजह से या गर्मी की वजह से, जिसकी वजह से आपको स्वेटिंग हो रही है। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ये लिक्विड से गैस में बदलेगा, वाटर वेपर्स में बदलेगा। अभी जब भी स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए होती है। यहाँ पे लिक्विड टू गैस है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए होगी। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहाँ से होगी, जिस सरफेस में ये लिक्विड वेपर्स में बदल रहा है। तो कौन सी सरफेस है, आपकी स्किन ही वो सरफेस है, इस वजह से आपकी स्किन से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एब्जॉर्ब करी जाती है, और आपकी स्किन को क्या फील होती है, ठंडक सी फील होती है, राइट। तो ये भी कितना बढ़िया फिनोमेना हमारी बॉडी का, कि बहुत ज्यादा गर्मी होते हुए भी कैसे उस चीज को सह लेते हैं।
तभी बोलते हैं ज्यादा एसी में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अब जितना ज्यादा एसी में बैठते हो आप अपनी बॉडी को आदत लगा लेते हो कि हाँ यही कंडीशंस हैं तो इस कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। तो जब आपको एक ऐसी कंडीशन में सर्वाइव करना पड़ता है जहाँ पे एसी नहीं है, गर्मी बहुत है, तो हमें बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी को स्वेटिंग प्रोड्यूस करने की आदत नहीं है। ठीक है, सो दैट इज द रीजन कि बहुत ज्यादा हमें मुश्किल लगता है, लेकिन स्वेटिंग इज अ वेरी नॉर्मल फिनोमेना एंड दैट शुड हैपन। अगर वो नहीं होता तो कोई गड़बड़ है। राइट, नेक्स्ट आता है कॉटन क्लोथ्स आर बेटर देन सिंथेटिक क्लोथ्स इन समर। सो नाउ हमें सब बोलते हैं, ठीक है, घर पे भी सब बोलते हैं अगर शॉपिंग करनी है कॉटन क्लोथ्स की करो। गर्मियों में हमारा खुद का मन नहीं करता सिंथेटिक कपड़े डालने का, भारी भारी कपड़े डालने का, हमारा मन करता है कॉटन की पतली सी कोई टी शर्ट हो वो डालें और खुश रहें। क्या रीजन है उसके पीछे? कॉटन जो होता है ना दैट इज वेरी गुड एब्जॉर्बेंट, ये बहुत ही बढ़िया एब्जॉर्बेंट होता है किसका? वाटर का। तो जब भी आपको स्वेटिंग होगी, जो कॉटन है, सिंथेटिक कपड़ा आपके स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, लेकिन कॉटन आपके स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेगा। जब आपके स्वेट को एक कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो कपड़ा गीला हो जाएगा। ठीक है, कपड़ा गीला हो जाएगा तो वहां पे क्या होगा? लिक्विड से गैस में बदलेगा, मतलब वेपर इवेपोरेट होगा वो। तो इवेपोरेट होते टाइम उसे क्या चाहिए होगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए होगा, और वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन उसी सरफेस से एब्जॉर्ब करेगा। इस वजह से हमें ठंडक फील होगी, चाहे बाहर बहुत ज्यादा गर्मी भी है, लेकिन अगर हमने कॉटन के कपड़े डाले हुए ना तो हम फिर भी बच जाएंगे। कैसे बच जाएंगे? क्योंकि स्वेटिंग आएगी, कपड़ा एब्जॉर्ब करेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन स्किन से निकालेगा, और थोड़ी बहुत, तो आपको ऐसा नहीं कि एसी लग जाएगा, लेकिन एक आप बर्दाश्त कर पाओगे इस चीज को। लेकिन यही अगर आपने सिंथेटिक कपड़े डाले हुए हैं तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल आ सकती है। ठीक है, तो इस वजह से गर्मी बहुत है, कॉटन के कपड़े डालो तो ठीक रहोगे। नाउ नेक्स्ट इज टी इन सॉसर इज बेटर देन टी इन कप। तो आपने देखा होगा जो बहुत ज्यादा लैविश सी जगहें होती है वहां पे दिस इज सॉसर, राइट, एंड दिस इज कप। तो सॉसर साथ के साथ दिया जाता है, जो पुराने सेट्स आते थे, आज के भी जो अच्छे लेविश सेट्स हैं उसमें सॉसर साथ में दिया जाता है। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, इस टी को इस सॉसर में डालते हैं एंड फिर उसको ड्रिंक करते हैं। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो कहते हैं टी इन सॉसर। सॉसर में क्या होता है, जैसे हम छोटे होते हैं ना, बच्चे जो बहुत गरम गरम चीज नहीं पी पाते थे, तो हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, उसको छोटे से एक कटोरी में डाल देते थे इंस्टेड ऑफ कप। ठीक है, हमें कटोरी में डाल के गर्म चीज दी जाती थी। जैसे मैं कभी बीमार हो जाऊं, मुझे चाय पीने का बिल्कुल शौक नहीं था, तो क्या करते थे मम्मी कि उसको किसी कटोरी में डाल देते थे। कटोरी में डाल के वो चीज जल्दी ठंडी हो जाती है। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चीज चल रही है सरफेस एरिया की, कि यहाँ पे जो टी है, टी का कप है, उसका सरफेस एरिया जो है वो कम है, इसका सरफेस एरिया इज कम, इस वजह से इवेपोरेशन कम हो रही है, वो जो चाय है वो कम रेट पे ठंडी हो रही है। ठीक है, लेकिन जो सॉसर है उसकी वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ गया तो इवेपोरेशन रेट भी बढ़ गया। इस वजह से जो गरम गरम से एकदम से उबलती हुई चाय है वो हम, ताकि हम उबलती हुई चाय तो एकदम से नहीं पी सकते ना, थोड़ी बहुत तो ठंडी होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं कि फ्रिज से निकाली, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल सा टेम्परेचर पे हो, ताकि हम हमारी जो हमारा जो मुंह है उसको हम उसको पी भी सके। ऐसे नहीं हमारी जीभ ही जल गई उसके बाद और कुछ पीने के लायक ही नहीं रहे, उसके बाद 1-2 दिन तक मुंह पे सारे के सारे छाले हो रखे हैं और बैठे हो। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, यूजुअली हम क्या करते हैं, उसको थोड़ी सी कटोरी में डाल लेते हैं या सॉसर में डाल लेते हैं, ताकि वो चीज ठंडी हो जाए थोड़ी। राइट, सो व्हाट इज द रीजन? सरफेस एरिया इज द रीजन। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा इवेपोरेशन रेट होगा, इसलिए टी इन सॉसर इज बेटर देन टी इन कप। ओके, नाउ ओके, तो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज इवेपोरेशन। और इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एनसीईआरटी में, जो भी गिवन है, हर चीज मैंने कवर करी है। ठीक है, अगर इस टॉपिक पे कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज है जो समझ में नहीं आई, या आपके पास कुछ भी ऐसा इस टॉपिक से रिलेटेड बताने के लिए है, या मैं भूल गई हूँ और आपके पास आपको पता है उस फैक्ट का, तो आप प्लीज, और कभी भी जब भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप वीडियोस देख रहे हो, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी साइंस से रिलेटेड कोई भी फैक्ट भी पता हो जो आप शेयर करना चाहते हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर करो, और मैं देखूंगी कि आप कौन कौन से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ते हो, ताकि मेरी भी नॉलेज बढ़े और जो बच्चे आपके कमेंट्स को देखते हैं सभी की नॉलेज बढ़े। सो गाइस, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।